हेलो क्लास। बेसिकली आज के लेक्चर में हम जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सुना था, हमने एनेस्थीसिया के बारे में बात किया, थोड़े बहुत बेसिक टाइप्स के बारे में बात कर लिया, या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे जो भी हमारी प्रीवियस क्लास रही हमने वो चीज़ देखा। तो पिछले लेक्चर में सिर्फ हमने एनेस्थेटिक्स का ओवरव्यू देखा था। आज हम जनरल एनेस्थेटिक्स पर फोकस करेंगे। ये क्या होते हैं, कहाँ काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनका इफेक्ट क्या होता है और इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो अगर किसी पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी या ब्रेन सर्जरी करवानी है तो क्या सिर्फ पेन किलर देना काफ़ी होगा? जाहिर सी बात है इसका आंसर नहीं, क्योंकि सिर्फ पेन किलर क्या करेगा, पेन को कम करेगा, है ना। मगर उस दौरान और क्या क्या चीज़ें होंगी कि पेशेंट जग रहा होगा, अपनी सर्जरी देख सकता है, वो बॉडी मूव करेगा, फियर और एंजाइटी होगी, मसल्स बहुत टाइट रहेंगे। और हमें पता है कि जब भी हमें सर्जरी करनी होती है तो उस दौरान हमारे मसल्स क्या होने चाहिए, बहुत रिलैक्स होने चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि इसमें क्या बुराई है कि वो सर्जरी देख सकता है, मनो देखे मनो ना देखे। मान लो कि वो सर्जरी देखेगा, ठीक है, तो उसके बॉडी के और भी सिस्टम्स एक्टिव रहेंगे, है ना, ब्रेन एक्टिव रहेगा, शायद वो देख के घबरा जाएगा, घबराने से क्या होगा, पल्स रेट ज़्यादा होगा, हार्ट रेट, बहुत सारी चीज़ें जो सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमिक चेंजेस आएंगे, है ना। और जब चीज़ें लेवल से ज़्यादा चेंज होती हुई दिखती हैं या फिर बॉडी की जो एबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं, शायद वो डर जाए, हाँफ जाए, पसीना लगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, उस इन्वायरमेंट को सुटेबल नहीं बनाती हैं उन चीज़ों को करने के लिए, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेन के साथ साथ और बहुत सारे परसेप्शंस हैं जिनको हम धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं या फिर कम करते हैं, और जिन उन चीज़ों को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस अ रिवर्सिबल टेम्पररी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट में कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस। कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि बेहोशी, उसके बाद एनाल्जेसिया मीन्स उसका पेन रिलीफ हो जाएगा, एंड एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। उस दौर की चीज़ें या उस वक्त की चीज़ें उसको याद नहीं रहेंगी, उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और वो जो रिफ्लेक्स सप्रेशन है, ठीक है, ये भी ये भी प्रोड्यूस होता है ताकि सर्जरी जो है सेफली और पेनलेसली की जा सके, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस along with loss of pain sensation by depressing the central nervous system। तो अब जनरल एनेस्थेटिक्स कहाँ काम करें, दे एक्ट प्राइमरली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे एक्ट प्राइमरली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्पेशली द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलामस, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनरल एनेस्थेटिक्स किसी एक ऑर्गन पर काम नहीं करती, ठीक है, ये हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। देखो, सीएनएस के दो मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है, सीएनएस के दो मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इनका मेन टारगेट क्या होता है, ब्रेन होता है। ये ब्रेन के बहुत सारे डिफरेंट एरियाज को ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे क्या करती हैं, वो डिप्रेस करती हैं। देखो, सप्रेशन और डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन नहीं, ये डिप्रेस करना, ठीक है। सप्रेस और डिप्रेस ये दो अलग अलग टर्म हैं। डिप्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को कम कर देना, ठीक है। और सप्रेस का मतलब होता है कि एकदम रोक देना। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो या आप स्कूटी चला रहे हो,
अगर आपने स्कूटी की स्पीड स्लो कर दी, रफ्तार उसकी कम कर दी, मतलब कि आपने उसको डिप्रेस किया। लेकिन अगर आपने ब्रेक लगा के उसको रोक दिया पूरा, ठीक है, तो इसका मतलब आपने सप्रेस दिया। ऐसे ही एक्टिविटी जो हमारी होती है, ठीक है, ब्रेन की और बॉडी के अदर अदर ऑर्गन्स की, उसको भी हम सप्रेशन और डिप्रेशन बोल के क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली अब किसी एनएस पे कैसे काम करती हैं, इनको एक हम सिंपल स्टोरी के तरीके से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन चलो देता हूँ आपको। जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तब उसके ब्रेन के जो क्रोर न्यूरॉन्स, ठीक है, एक दूसरे से कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से लगातार बातचीत या जुड़े होते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। हर सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन की वजह से हम सोच पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, पेन फील करते हैं, बॉडी को मूव करते हैं। मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली ऑन मोड में होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि उस इंसान को कोई ऐसी इंजरी हुई या कोई मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिग्नल्स तो अब भी मूव हो रहे हैं, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें एक्टिव हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जनरल एनेस्थेटिक उस इंसान को दे दिया गया। जैसे ही जनरल एनेस्थेटिक बॉडी में एंटर करता है, वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है। ब्रेन में पहुंचकर ये न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन को धीरे 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 क्या करता है, स्लो करना शुरू करता है। सबसे पहले क्या होता है, उस इंसान की अवेयरनेस कम होना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, उस इंसान की अवेयरनेस, ये चीज़ें कम होना शुरू होती हैं। फिर धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। उसके बाद पेन की परसेप्शन बंद हो जाती है, रिफ्लेक्सेस सप्रेस हो जाते हैं धीरे धीरे। सप्रेस का मतलब यहाँ पे एकदम रुक जाते हैं, है ना, डिप्रेस नहीं, एकदम रोक देना रिफ्लेक्स, अगर हाथ वाथ बिल्कुल मूव नहीं करना है, ठीक है। और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब सर्जन या जो भी है वो कंफर्टेबली ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो जनरल एनास्थेटिक्स की बात करें कि ये एग्जैक्टली क्या करता है, कि जनरल एनास्थेटिक्स न्यूरॉन के बीच होने वाली कम्युनिकेशन को सप्रेस करता है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होता है, ब्रेन क्या करेगा, एक्सटर्नल सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं कर पाता। अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था सारी चीज़ें, ठीक है, ओपियोइड्स में। एंड पेन सिग्नल्स को परसीव नहीं करता है और मेमोरी फॉर्मेशन टेम्परली रुक जाती है, कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलूँ, वेल अभी तक जो मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस ये डिसअपेयर हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, पेशेंट को सर्जरी के बारे में कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, फार्माकोलॉजिकली जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट्स बाय, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स ब्रेन के इनहिबिटरी पाथवे को इन्हेंस करके एक्साइटेटरी पाथवेज को सप्रेस करती है, ठीक है। इसका ओवरऑल रिजल्ट होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दैट कि आप आंखें बंद करके या फिर जिस भी तरीके से समझ सको, तो आप इमेजिनेशन में जाइए। मोस्ट ऑफ द इस जनरेशन में जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, स्कूटी या बाइक ऑब्वियसली हर कोई चला लेता है, या कार भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको पता है, मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर बाइक या स्कूटर जो भी है, अगर आपको इसकी स्पीड को बढ़ाना है ना, स्पीड को अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पास होता है एक्सेलरेटर, ठीक है, आपके राइट हैंड पे होता है एक्सेलरेटर। आप उसको जितना खींचोगे उतना ही स्पीड में जाएगा, ठीक है। मगर हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं या फिर हमारे ट्रैफिक रूल्स भी सिखाते हैं कि 40 to 50 स्पीड, ये मैक्सिमम, आराम से चलते रहो,
कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे अंदर ऐसे ही ब्रेन के लिए जो सिग्नल्स हैं वो नॉर्मली मूव करते हैं अपनी नॉर्मल स्पीड से। एक सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। 40 to 50 की स्पीड से वो किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते रहते हैं, ऐसे गाड़ी में जैसे मान लो, ठीक है। बट होता क्या है, मान लो कि आपको अचानक से बहुत कह सकते हैं कि बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट या स्टंटबाजी करने का सोची, आपने क्या किया, हैंडल खींच दिया। अब आपकी स्पीड कितनी हो गई, 80, 90, 100, 120, है ना, 110, 120, 80, 90। अब 80, 90 पे क्या होता है, अब आपको डर लगेगा, मज़ा तो आएगा, बाल उड़ेंगे एकदम, एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट, पल्स रेट सब बढ़ जाएंगी, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे और लगेगा कुछ तूफान ही आपने किया है। मगर उस तूफान के बीच में बहुत सारे चांस होंगे कि शायद सामने कोई कुत्ता आ जाए या कोई रोड क्रॉस कर दे, या फिर आप गाड़ी को बैलेंस ना कर पाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए या किसी इंसान का ऐसा एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो ये डर बना रहता है। लेकिन आपको पता है, इससे बचने के लिए आपके हाथ में एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्रेक, है ना। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक। आपको पता है जहाँ मुझे ऐसा कुछ लगेगा मैं ब्रेक लगा दूंगा, गाड़ी मेरी रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, जो चीज़ें एक्साइटेशन की तरफ जाती हैं, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट मतलब कि ये जो पेन वगैरह जो सिग्नल्स बहुत तेज़ी से ब्रेन को मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो एक्साइटेशन को शो करते हैं, और जो एक्साइटेशन जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेटर उतना ही तेज़ वाला। ठीक है, और दूसरे टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको बोलते हैं हम ब्रेक। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेक। ब्रेक आप क्यों लगाते हो, गाड़ी को धीमा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ओपियोइड्स में देखा था, आगे हम देखेंगे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में एंजाइटी वगैरह के लिए। ठीक है, वहाँ भी सेम मैकेनिज्म तरीके से काम करेगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि आपको, अब सपोज दैट, मान लो कि आपकी गाड़ी क्या हो गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आपको बाइक में आपकी सर्विस करानी है। ठीक है, अब उसकी सर्विस करानी है तो क्या आप गाड़ी को चलते हुए सर्विस कर सकते हो, मतलब गाड़ी की स्पीड है 70, 80, उसमें आप मोबिल चेंज करना है या बहुत सारे चीज़ें, पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स को चेंज करना है, तो क्या वो पॉसिबल है, सिंपल सी बात है कि नहीं पॉसिबल है। सेम तरीके से अगर आपकी बॉडी में हमें कोई सर्जरी करनी है, तो क्या हम वो जागते हुए या फिर एक्साइटेड या कॉन्शियस इंसान के अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उस गाड़ी में लगाते हैं ब्रेक। ठीक है, चलो ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक है भैया हम 80 की रफ्तार में चल रहे थे, ठीक है हम 40 की स्पीड में आ गए, क्या आप सर्विस हो जाएगी, डॉक्टर बोलेगा नहीं हो पाएगी, या वो मैकेनिक बोलेगा नहीं हो पाएगी। फिर हम कहते हैं 20 की रफ्तार में आ गए, अब हो जाएगी, कहते हैं अब भी नहीं हो पाएगी। फिर कह रहा है कि हम 10 की स्पीड में आ गए, क्या अब हो जाएगी, वो कह रहा है अब भी नहीं हो पाएगी। 5, नहीं बिल्कुल नहीं, वो कह रहा है गाड़ी को एकदम रोक दो, स्टैंड लगा के खड़ा कर दो, 0 स्पीड। ऑब्वियसली तो सेम तरीके से बॉडी को भी ब्रेन एक्टिव रहेगा, मीन्स इंजन एक्टिव रहेगा, स्विच काट ऑन करेंगे, बैटरी एक्टिव है, मीटर चालू है हमारी गाड़ी का, बट गाड़ी हमारी रुकी है, ऐसे ब्रेन एक्टिव है, बट हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स मूव नहीं करेंगे, वो सप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो किसने किया, गाड़ी को रोकने की पावर किस में है, क्या हम पैर से रोकेंगे, ये तो गलत तरीका है। हमारे पास ब्रेक्स है वैसे, है ना, राइट, आगे और पीछे का 2 ब्रेक हमारे पास होते हैं दोनों टायर्स के। हमने ब्रेक लगा दिए, गाड़ी रुक गई। तो गाड़ी को एक तरीके से देखो, रोकने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक्सेलरेटर को ड्रॉप डाउन करो, है ना, धीरे धीरे जैसे आपने खींचा था वैसे उसको ढीला छोड़ो, गाड़ी स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, एक टाइम पे आके रुक जाएगी। पहला तरीका मीन्स, या तो आप एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम कर दो। ठीक है, या तो दूसरा तरीका क्या है, या तो आप ब्रेक लगाइए, मीन्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को बढ़ा दो जो ब्रेक लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यही फिनोमेना है कि जनरल एनेस्थेटिक्स में ब्रेन के
इनहिबिटरी पाथवेज को इन्हेंस और एक्साइटेटरी पाथवेज को हम सप्रेस करते हैं। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? इसका ओवरऑल रिजल्ट होगा CNS डिप्रेशन। याद रखो कि इनहिबिटरी सिग्नल्स जो बढ़े हुए होते हैं इस तौर पे, और एक्साइटेटरी सिग्नल्स को कम कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि ये इफेक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे काम पर कैसे होता है, जैसे कि गाबा रिसेप्टर्स को इन्हेंस करना, NMDA रिसेप्टर्स को। देखो, अब इसको समझने के लिए और आसान तरीके से आप ये जानो कि आखिर ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कौन और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन है। जब आप इनको समझ जाओगे तो और अच्छी बात है। इनके सिर्फ नाम है ना। जैसे कि आपने गाड़ियों में देखा है अलग अलग टाइप के ब्रेक्स होते हैं, डिस्क ब्रेक है, पावर ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक है ना, नॉर्मल ब्रेक है। ऐसे ही हमारे पास ब्रेक मीन्स हमारे एक्साइटेड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अलग है, गाबा है, ग्लाइसिन है, इस तरीके से है, गाबा ए, गाबा बी, वैसे ही है। मैं आपको ये चीज़ें मैं विजुअली बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए एक्साइटेटरी भी अलग होती हैं, एक्सेलरेटर भी अलग अलग टाइप के होता है ना। बहुत सारी गाड़ियों में होता है टर्बो मोड, है ना, किसी में होता है क्लासिक, या किसी में किस टाइप का कि ठीक है न्यूट्रल होकर चलेगी, बहुत तेज़ नहीं भागेगी, कुछ में कैसे भागेगी, कुछ में हल्का दबाओगे और तेज़ गाड़ी भागेगी हमारी। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमारे पास ग्लूटामेट है, NMDA मीन्स एन मेथाइल डीएस्पार्टेट रिसेप्टर्स, या अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे हमारी बॉडी के एक्साइटेशंस बहुत ज़्यादा मूव करती हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम क्या क्या हैं, एक्साइटेटरी में क्या क्या है, इनहिबिटरी में क्या है। तो कुछ हमारी ड्रग होती हैं अलग अलग टाइप के ब्रेक्स को कंट्रोल करती हैं, कुछ होती हैं अलग अलग टाइप के एक्सेलरेटर को कंट्रोल करती हैं, है ना। तो एक सीक्वेंस बता रहा हूँ CNS डिप्रेशन का। जनरल एनेस्थेटिक एकदम से पूरे ब्रेन को बंद नहीं करती। कहने का मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि आप 100 की स्पीड से जा रहे हो और आपने फट से ब्रेक लगाया, गाड़ी हमारी एकदम उसी एक एट द पॉइंट ब्रेक छूते ही रुक गई, ऐसा तो नहीं है। आप धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे, गाड़ी हमारी ओवर स्पीड थी तो स्लोली स्लोली ही कंट्रोल में जाएगी, और एक वक्त पे रुकेगी जाके 4 कदम नहीं 10 कदम दूर जाके रुकेगी, है ना। तो डिप्रेशन क्या होता है? ग्रेजुअली होता है। तो सीक्वेंस जो है जनरली कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो हायर ब्रेन फंक्शंस हैं, सबसे पहले इंसान अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, पहले वो कॉन्शियसनेस उसकी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, फिर पेन का परसेप्शन कम होता है, फिर उसके रिफ्लेक्स की एक्टिविटीज़ कम होती हैं। ठीक है, फिर मोटर एक्टिविटी, मोटर का मतलब कि उसका जो फीडबैक जो रिस्पॉन्स आता है। तो इस ग्रेजुअल डिप्रेशन की वजह से ही पेशेंट एनेस्थीसिया की अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जो मैंने आपको कल बताई थी, स्टेज 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो आइडियल जनरल एनेस्थेटिक्स की हैं, कि देखो पहली बात तो हमारी जो भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं ये बहुत रैपिड एक्शन देती हैं। ठीक है, मतलब जल्दी इफेक्ट आएगा, इनका स्मूथ कंडक्शन है, एडिक्वेट एनाल्जेसिया, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस करेंगे बंदे को, गुड मसल रिलैक्सेशन, या फिर बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखो कम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से पेशेंट को डील कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उसके वाइटल्स को मॉनिटर कर पा रहे हैं, और हमने कितनी अच्छी से डोज को कैलकुलेट किया है। दैट्स वाई द मिनिमल साइड इफेक्ट वी कैन प्रोसीड। सो इजी डोज कंट्रोल, रैपिड रिकवरी, सेफ फॉर हार्ट और लंग्स, नॉन टॉक्सिक और रिवर्सिबल इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट हैं, बट इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं कि हम इजी डोज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम एक एनेस्थेटिस्ट का होता है जो सारी चीज़ों को संभालता है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस्ड और एक पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली हम लोग भी पढ़ लिख जाएंगे, बट हम लोग बहुत बेसिक हैं, हम लोगों को बहुत एक सुपरफिशियल नॉलेज हम भी इसके लिए ले रहे हैं। ठीक है, वेल तो अगर मैं आपको एट द लास्ट एक इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बताऊं,
तो जनरल एनेस्थेटिक्स देने का पर्पस सिर्फ पेशेंट को सुलाना नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पेशेंट को टेम्पररी अनकॉन्शियस बनाना है, ठीक है। इससे पेशेंट सर्जरी को ना देख पाता है और ना ही उसकी अवेयरनेस रहती है। दूसरा, प्रोड्यूस एनाल्जेसिया मीन्स पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल पेन फील नहीं होना चाहिए। पेन कंट्रोल जनरल एनेस्थीसिया का मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एमनेसिया मतलब पेशेंट को सर्जरी के बारे में कुछ याद नहीं रहना चाहिए, या ये बेसिकली साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मसल्स को रिलैक्स करना ज़रूरी है ताकि सर्जन इजीली ऑपरेशन कर सके। ये स्पेशली एब्डोमिनल और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली खांसी या गैग रिफ्लेक्स जो हमारा होता है ना, जो हम निगलते हैं उसको बोलते हैं गैग। सॉलो अलग हो गया, बट जो हमारा निकलने का जो एक टाइम आता है, ठीक है। जैसे कि आपने अपने मुंह के अंदर दो उंगलियां डालोगे तो आपको जो वॉमिटिंग करने की जो इच्छा आती है, ठीक है, ठीक है, वो, ठीक है। और लैरिंगल रिफ्लेक्सेस को सप्रेस करती हैं, जिससे सर्जरी और एयरवे मैनेजमेंट आसान हो जाता है। एनेस्थीसिया के दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन को जितना हो सके उतना स्टेबल रखना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पेशेंट स्टेबल रहे और सर्जन को बिना इंटरप्रिटेशन के या फिर बिना इंटरप्शन के ऑपरेशन करने का इन्वायरमेंट मिले, ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो हमारी एनेस्थीसिया है, इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं हम। ब्रेन सर्जरी में, कार्डियक सर्जरी में, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना है, थोरेसिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशंस वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ओवरऑल अगर आप मुझसे सिर्फ जनरल एनेस्थेटिक का एक इंट्रोडक्शन पूछे तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया इसमें। अभी जो हम बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं और ये सीएनएस पर कैसे काम करते हैं। इस टॉपिक में हम जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। फिर से एक सिंपल सवाल, क्या सभी जनरल एनेस्थेटिक्स एक ही तरीके से दिए जाते हैं? अगर आप ये सोचें तो ये भी नहीं है ना। कुछ एनेस्थेटिक्स सांसों के थ्रू, मतलब कि इनहेलेशनल के थ्रू, और जबकि कुछ इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। इसी बेसिस पर जनरल एनेस्थेटिक्स को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ आप देखिए इनहेलेशनल में, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, इसमें गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड और वोलाटाइल लिक्विड्स में हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ठीक है, ईथर। आईवी में क्या है, फास्ट एक्टिंग ड्रग थायोपेंटोन सोडियम, मेथोएक्सीटोन, प्रोपोफॉल, एटोमेडेट, ठीक है। और स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडाइजेपिन्स आ जाती हैं, डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स और ओपियोइड एनेस्थेटिक्स। डिसोशिएटिव में केटामाइन, ओपियोइड में फेंटानिल, और बेंजोडाइजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलाम। देखिए इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स यहाँ पे जो भी हैं, ठीक है, इनकी बात अगर करें तो इनहेलेशनल वो ड्रग्स होती हैं जो लंग्स के थ्रू हम इनहेल करके, मतलब सांसों के साथ करवाई जाती हैं। बेसिकली ये एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू फेस मास्क, लैरिंगल मास्क, एयरवे या एंडोट्रैकियल ट्यूब से पेशेंट को दिया जाता है। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्रेन तक पहुंचती हैं और पेशेंट को एनेस्थेटाइज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन में, तो आप देख रहे हो गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड आपने और पहले भी कहीं सुना होगा, स्कूलों में एक्सपेरिमेंट तौर पे जो भी है, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक कलरलेस और एक स्वीट स्मेलिंग वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड कब यूज़ करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को मेजर सर्जरी में अकेला यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड से काम चल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीक एनेस्थेटिक है। तो इसका यूज़ मेनली हम डेंटल प्रोसीजर्स में, मेजर सर्जरीज में, लेबर पेन रिलीफ में, कुछ सेटिंग्स में बेसिकली, और दूसरे एनेस्थेटिक ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है। कैसे यूज़ करोगे? पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ मास्क के थ्रू इनहेल कराया जाता है, अलग अलग रेशियोज में ऑक्सीजन के साथ में। तो ये लंग से ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और फिर ब्रेन तक पहुंचकर पेन सेंसेशंस को कम करती हैं और हल्का एनेस्थीसिया प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत रैपिड एक्शन वाली होती है, रिकवरी भी रैपिड होती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट अच्छा है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ में ही दी जाती है। आप दूसरा देख रहे हो वोलेटाइल लिक्विड्स। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, लेकिन वेपराइज़र की हेल्प से ये गैस मतलब कि वेपर में कन्वर्ट करके पेशेंट को इनहेल करवाए जाते हैं, ठीक है। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, ईथर, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं? ये मेनली जनरल सर्जरी में, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या लॉन्ग ड्यूरेशन के ऑपरेशंस में इनको यूज़ किया जाता है। तो इन्हें भी क्या करते हैं, एनेस्थीसिया मशीन के वेपराइज़र में डाला जाता है, वेपर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर पेशेंट इसको इनहेल करता है, ड्रग लंग से ब्लड और ब्लड से ब्रेन तक पहुंचकर एनेस्थीसिया मेंटेन करती है। चलो ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। आईवी एनेस्थेटिक बेसिकली वो ड्रग होती हैं जो सीधा वेन मतलब कि आईवी रूट के थ्रू इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। ये ब्लड के थ्रू डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचती हैं, इसीलिए क्या होता है, इनका इफेक्ट बहुत जल्दी शुरू होता है। इन्हें हम मेनली इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आप फास्ट एक्टिंग, स्लो एक्टिंग दो देख रहे हो, ठीक है। फास्ट एक्टिंग का मतलब ये ड्रग्स इंजेक्शंस के 20 से 40 मिनट के अंदर अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मेन यूज़ पेशेंट को जल्दी अनकॉन्शियस बनाना होता है। अब इसमें आप थायोपेंटोन सोडियम देख रहे हो, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है, ठीक है। बहुत फास्ट ऑनसेट है, इमरजेंसी में, शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आप मेथोएक्सीटोन सोडियम देख रहे हो, इसको मेथोहेक्सेटल भी कहते हैं, ये भी एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है, ठीक है। फास्ट एक्टिंग है मगर शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप प्रोपोफॉल देखिए, आज के टाइम में सबसे कॉमनली यूज आईवी इंडक्शन एजेंट है, ठीक है। इटोमिडेट उन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है जिनका हार्ट या ब्लड प्रेशर अनस्टेबल हो, ठीक है। तो कार्डियक पेशेंट्स में, इमरजेंसी सर्जरीज में, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स में इसका यूज़ करते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स, बेसिकली ये ड्रग्स जनरली इंडक्शन के लिए अकेले यूज़ नहीं होती हैं, बल्कि एडजंक्ट ड्रग्स मीन सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में दी जाती हैं। ये एंजाइटी कम करती हैं, पेन कंट्रोल करती हैं या एनेस्थीसिया को और इफेक्टिव बनाती हैं। इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, मिडाजोलाम, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, सर्जरी से पहले एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है, प्री एनेस्थीसिया के रूप में इसको देते हैं। बहुत इंसान डरा हुआ होता है, एंजाइटी कम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें। डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन कब यूज़ करोगे? ट्राउमा के पेशेंट्स में, इमरजेंसी सर्जरीज में या बर्न वाली ड्रेसिंग में, इन चीज़ों में। और अगला है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। फेंटानिल, मॉर्फिन, रेमिफेंटानिल, सल्फेंटानिल के बारे में हमने आपको पहले भी बात किया था। मेजर सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल या फिर बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का एक पार्ट है। देखो ये भी बहुत पावरफुली पेन को रिलीव करेंगी, ठीक है। एनेस्थीसिया के दौरान पेन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, दूसरे एनेस्थेटिक्स की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, और अक्सर इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों फेजेस में
एडजंक्ट रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने आज क्लासिफिकेशन की भी बात कर लिया। कल जो बात करेंगे वो आएगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और शुरुआत करेंगे हम दो तरीके से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर के बेस पे पढ़ेंगे शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा, वेल दूसरा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको दूसरा ही बता दूंगा हमारे ड्रग्स के क्लासेस के बेस पे। ठीक है, सो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।